बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा मंच, इंडिया टीवी का चुनाव मंच, और हम आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, आपके सामने रख रहे हैं, उसके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी होगी दिल्ली? दिल्ली को इस बार कौन पसंद आया? किसके दावे, किसके वादों में उसे गंभीरता और ईमानदारी नजर आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपके सामने जिन अगले मेहमान को रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनसे हम बात करेंगे, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल शुरुआती दौर से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ी, जिन्हें एक वक्त दिल्ली का डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। दिल्ली के सारे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास थे, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न दिए जाने की मांग की, जिनके शिक्षा मॉडल की क्रांति को दुनिया भर में एक अजूबे की तौर पर पेश किया गया। लेकिन इस क्रांति के साथ साथ इस सरकार पर लगा सबसे बड़ा आरोप भी इन्हीं से शुरू होता है। आप शायद अब तक बूझ चुके हो मैं किन की बात कर रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया जी का। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। मैं केजरीवाल जी आए थे, उनसे भी यही पूछा था, और कि ये चुनाव कुछ टफ है, कुछ मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी कह रही है जिस तरीके से रोज आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं, इसका मतलब रोज हार के नए नए समाचार आपको मिल रहे हैं। उन्होंने कहा हम हर चुनाव को गंभीरता से ही लेते हैं, लेकिन 15 जैसा 20 जैसा माहौल वैसा तो नहीं दिख रहा इस बार। हर चुनाव टफ लड़ा है, अब तक कोई चुनाव आसान नहीं लड़ा। जब 2013 में आए थे लोग मजाक उड़ाते थे, अरे कहाँ से आ गए ये निकल के, चप्पल पहने घूमते रहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव बड़े बड़े पंडित कहते थे चुनाव के कि भाई 2-1 सीट आ जाए ना तो हिम्मत मत हारना, नई नई पार्टी बनाई है। उस हौसले के साथ चुनाव लड़ा। फिर 15 में आए, बोले एक बार का बबल था। फिर 20 में चुनाव लड़ने आए तो अलग तरीके का इन्होंने कितनी साजिशें, कितने झूठ बोले, कितने वो सब किए, लेकिन उसके बावजूद एक अंदर से विश्वास था कि हम जिन चीज़ों के लिए निकले हैं उस रास्ते पे हम डटे रहेंगे, जनता साथ देती रहेगी। आज भी भरोसा है कि जनता साथ देगी। लेकिन मेरा सवाल ये था, ये वो 62 सीटों वाला, 67 सीटों वाला वैसा इलेक्शन तो नहीं लग रहा। देखो, मैं हर चुनाव में, मतलब सेंट्रल टीम में जो चुनाव लड़ती है, सोचती है, फील करती है, फेस करती है, उस सब का हिस्सा रहा हूँ। और 13 के चुनाव से मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी चुनाव में हम जब लड़े तो तन मन धन लगा के 70 सीटें जीतने के लिए लड़े। हर सीट पे उतनी सीरियसली लड़े। धन भी लगाया था। तन मन धन से लगाते हैं, हाँ, जितना भी पैसा होता है लगाते ही हैं। तो तन मन धन से लड़े, 70 सीटों पे जीतने के लिए लड़े। जनता जब देने पे आती है तो पहली ही बार में 28 दे देती है, उसके बाद सीरियसनेस दिखा के 67 दे देती है, फिर 62 दे देती है। तो अभी भी सरकार दे रही है, ये फीलिंग आ रही है। अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहने लगे, रास्ते में मिलते हैं, सर सरकार तो आपकी आ रही है, 2-4 सीटें कम हो सकती हैं पर सरकार तो आपकी आ रही है। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ता भी गली चलते मोहल्ले कहने लगे कि नहीं नहीं सरकार तो आपकी आ रही है, हो सकता है 2-4 सीटें कम हो जाएं, तो इसका मतलब जनता में माहौल बहुत पॉजिटिव है। तो आपका ये ओपनिंग में ये एक कॉन्फिडेंट रिमार्क है कि सरकार तो हमारी आ रही है, ये बेस है, यहां से हम शुरू करते हैं। मैंने क्यों कहा कि ये चुनाव आपके लिए शायद पहले जैसा नहीं है, इसके कुछ कारण जो विश्लेषक हैं, सभी लोग पत्रकार, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं, घूमते बात करते हैं। 13 आप बिल्कुल उस वक्त देश के अंदर एक नए किस्म की क्रांति लेकर के आए थे, ईमानदारी की बात करने वाले, सिस्टम को बदल देने वाली बात करना कई दशकों के बाद देश में हुआ था। लोगों ने भरोसा किया आपके ऊपर। अगले इलेक्शन में आपको बम्पर सीटें दी आपने। उसके बाद कहा हम गरीब को जेब में पैसा बचाना चाहते हैं, आपने फ्री बिजली, पानी, बस सारी सुविधाएं उनको दी, उसका आपको लाभ मिला। लेकिन इन पिछले 5 सालों में आप मुश्किलों में घिरे रहे। कोविड आया, कोविड में हर सरकार मुश्किल में थी। कोविड के बाद लेकिन जिस किस्म के करप्शन के चार्जेस आए, शराब घोटाले का आरोप आया, अगेन वो सीएम हाउस का आरोप आया, और बहुत सी बातें, तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोगों का यही मानना है कि अब वो कम से कम वो टेफलॉन कोटेड वाले केजरीवाल जी वाली छवि नहीं है इस बार। देखिए, बीजेपी तो एक पार्टी है, अपोनेंट पार्टी है। उसके लोग तो जो भी अपोजिशन के बारे में झूठ सच कहना की जरूरत पड़ती है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है। तो बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता। जनता क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण है। जनता अगर ये फील कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पे एक बार और भरोसा करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, बीजेपी कुछ भी कहती रहे, पार्टी है, करती रहे। नहीं, लेकिन ऐसे आरोप पहली बार लगे आपके ऊपर। मैंने कहा ना, आप तो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले लोग थे और अब करप्शन का चार्ज लगा। देखो, जब मैं जंतर मंतर पे तिरंगा लहराते हुए चलता था, पार्टी भी नहीं थी, तब भी मेरे ऊपर आरोप लगते थे पुलिस की धाराओं में डेडली वेपन
लेके चलने का आरोप है, धारदार हथियार, किलिंग वेपन लेके चलने के, वो धाराएं लगाते थे पुलिस वाले वहां। तो अब धाराएं तो जाने क्या क्या लगा रखी हैं इन्होंने, लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता जानती है, सच्चाई क्या है मैं और मेरा भगवान जानता है, और सच्चाई क्या है एक दिन अदालत में सामने आ जाएगी। आप उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं? ये जो एक्साइज स्कैम हुआ, जिसके बारे में कहा गया, वो पॉलिसी आपने उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करवाया, आपने उस पॉलिसी को दिल्ली में लागू करवाया, उसके बाद केस हुए, इंक्वायरी हुई, आपको जेल जाना पड़ा, और पार्टी के ऊपर पहला बड़ा इल्जाम लगा करप्शन का। अगर आप कुछ शेयर कर सके, मैं क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट का मैटर है, इसलिए आप जितना बोलें। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में ही तय होगा, आखिर में सच की जीत होगी, और झूठ और जितने वादे और एजेंसियों का दुरुपयोग जितना हुआ वो सब प्रूव होगा कि कैसे कोई सत्ता में बैठा एक अहंकारी राजा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस की एक बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए मेरी एक टिप्पणी की थी कि ये केस आपका जिस तरह से आपने बिल्डअप, एजेंसीज को कहा था, ईडी और सीबीआई को, कि जिस तरह से बिल्डअप किया है इसमें कोई सबूत, गवाह, वसूली कुछ है नहीं, ये 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा आपका केस ट्रायल में। मैं अगर वहां से क्लू लूं तो ट्रायल ठीक से शुरू होने की देर है, ये केस 2 क्वेश्चन में फ्लैट होने वाला है। लेकिन आपको 17 महीने लगे जेल से बाहर आने में, आपकी बेल 17 महीने इसलिए लगे क्योंकि कोर्ट्स की एक मर्यादा है। अगर एजेंसीज ने किसी आदमी के ऊपर, रास्ते चलते आदमी के ऊपर भी आतंकवादी होने का आरोप लगाया, मेरे ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई? वो धाराएं लगाई गई जो आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग्स की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि बेल ना मिल सके। इस देश के सख्त कानूनों में आतंकवादियों को, ड्रग फंडिंग करते हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून लगा के ताकि उनको बेल ना मिल सके। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के मेरे पास एक इकन्नी नहीं मिली, मेरे घर में नहीं मिली, मेरे गांव में चले गए, इनको लगा हो सकता है जमीन वमीनें खरीद रखी हो, वहां इनको इकन्नी नहीं मिली, एक इंच जमीन नहीं मिली, जो मेरे बाप दादा की थी वही थोड़ी बहुत जमीन, बैंक लॉकर छान लिए इन्होंने, मेरे रिश्तेदार छान लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद में बस ऐसी धारा लगा दो जो आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती है, ऐसी धारा लगा दो जो देश में ड्रग माफिया के लिए बनाई गई है, वो धाराएं लगा के उसमें बेल लेने में मुश्किल होती है। लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को कहना पड़ा भाई तुम्हारा केस शुरू नहीं हो रहा, इकन्नी इसके पास मिली नहीं, तुम्हें एंडलेस टनल में तुमने फंसा के रखा हुआ, निकालो इसको बाहर। और उसके बाद एक एक करके जिस तरह से निकाला है, ये केस पूरी तरह फर्जी है, केवल और केवल कहते हैं ना मनोहर कहानियों की तरह गढ़ा गया है, इसको ट्रायल में फ्लैट होने वाला है। चलिए ठीक है, मैं अब अदालत की बात नहीं करता, ठीक है, अदालत में कार्रवाई चल रही है, उसकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है मनीष जी कि ये जब पॉलिसी लाई गई उसके बाद, जैसे कहते हैं आपके लिए कहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री भी थे और शराब मंत्री भी थे, खुलवाने थे विद्यालय, खुलवा दिया मदिरालय। दिल्ली में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिलती थी, ये करिश्मा कहीं नहीं हुआ दुनिया में। देखिए, गुड़गांव में फ्री मिलती रहे और दिल्ली की जनता का टैक्स इस तरह से चोरी होता रहे, वो सब रोकने के लिए कहा था किसी दिन ये केस खत्म होने तो मैं आपके साथ इसके एक एक पेपर को लेके बैठूंगा, और आपको भी लगेगा इस देश के कई राज्यों ने उसके बाद इस पॉलिसी को कॉपी किया है, ऐसी पॉलिसी को कॉपी कर करके वो कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये केस में है, मैं उसको बैठूंगा आपके साथ में एक दिन, इसके ऐसे बताऊंगा, आप भी मानोगे कि यार ये पॉलिसी तो देश के सारे राज्यों में उसी साल लागू हो जानी चाहिए थी जिस साल ये दिल्ली में लागू हुई थी। पॉलिसी में कुछ गलत नहीं था? नहीं, कुछ नहीं गलत। पॉलिसी दोबारा आएगी फिर वो, मतलब दिल्ली बिल्कुल आएगी। पंजाब में वही चल रही है, और पंजाब में सरकार को 4000 करोड़ का फायदा हो गया। यहां पे बीजेपी वालों ने शोर मचाया, एलजी साहब ने अफसरों को धमकाया, खबरदार अगर ये पॉलिसी आगे चली, उसके बाद में दिल्ली को नुकसान हो रहा है आज उस पॉलिसी के खत्म होने का। पॉलिसी फिर विड्रॉ भी करी ना आपकी गवर्नमेंट ने, वो तो हर साल चेंज होते हैं, इसलिए मैंने कहा ना, दिल्ली के एलजी साहब ने जब अफसरों को धमकाया तो किस अफसर की हिम्मत थी कि वो पॉलिसी आगे लागू कर दे। ये एक मामला है। इसके बाद फिर मैं अभी अरविंद जी से बात कर रहा था सीएजी की रिपोर्ट की। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो कार्यकाल ही खत्म हो गया है, तो अब नए कार्यकाल में जो सरकार आएगी वो उसको टेबल करे। लेकिन ये तो पता चलना चाहिए ना उस रिपोर्ट में क्या है, कि भाई ये दावा है कि उसमें 14 घोटालों के आरोप है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। देखो, अगली सरकार जिसकी आएगी, क्यों हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार उसको रिपोर्ट को पेश करेगी, पहली बात तो ये है। और मुझे तो पूरा भरोसा है, सीएजी की रिपोर्ट में पहले बहुत तारीफ हुई है हमारी, सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कामकाज की खूब तारीफ हुई है, तो मुझे तो बहुत भरोसा है कि सीएजी की अगली रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की तारीफ होगी। जो ये रिपोर्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सर्कुलेट हो रही है ना, मुझे लगता है बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने फोटोशॉप कर करके कोई रिपोर्ट बना के इधर उधर बांट रखी है कि ये सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट का एक संवैधानिक सच ये है सौरभ जी, कि सीएजी की रिपोर्ट या तो सीएजी का ऑफिसर साइन करता है, लिफाफे में बंद करता है, उसके बाद
मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी, किसी के पास पावर नहीं है कि उस रिपोर्ट को खोल सके। केवल और केवल विधानसभा या दैट मैटर संसद के पास ये पावर होती है कि उस रिपोर्ट को खोल सके। वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में संसद में पेश की जाती है, विधानसभा में पेश की जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बनाई कोई रिपोर्ट बीजेपी ने घुमा रखी है लोगों के बीच में, जी सीएजी है, सीएजी है, सीएजी है, रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे तो रिपोर्ट तो है आपकी गवर्नमेंट के पास, विधानसभा में आनी चाहिए। विधानसभा के पास है, विधानसभा के पास है, अगली विधानसभा में आ जाएगी। अच्छा चलिए, अभी आपने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे याद है आपने जब आप जेल से बाहर आए थे तो आपने, आपका एक बयान था, जेल की बंद दीवारों ने आजाद हिंदुस्तान में भी तानाशाहों से लड़ना सिखा दिया। तो ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जाता है कि जब आपको जेल हुई तो देश में तानाशाही थी, आप बाहर आ गए तो लोकतंत्र बहाल हो गया। इन्हीं कोर्ट्स ने आपको 17 महीने तक बेल नहीं दी, इन्हीं कोर्ट्स ने अब आपको बेल दे दी, तो सिस्टम काम करता है अपना। तो इसमें तानाशाही का, डिक्टेटरशिप का क्या सवाल है? तानाशाही और डिक्टेटरशिप इसलिए है कि भाई कुछ मिला हो किसी के पास, कुछ आपके पास चीजें ऐसी हों तो आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो। ये तानाशाही तो है कि देश में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी केस फाइल करती जाती है, केस फाइल करती जाती है, फिर उनमें से जो जो ईडी की मशीन में धुल के बीजेपी में शामिल हो जाता है, ईडी उसके केस क्लोज करती चली जाती है, और बाकी फिर नहीं सुनेंगे उसको जेल में डाल दो, नहीं सुनेंगे उसके घर रेड करा दो। यही तो तानाशाही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये तानाशाही है क्योंकि सत्ता में बैठा हुआ आदमी तानाशाही कर रहा है, तो संविधान के तहत बनी हुई और केंद्र जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके अदालतें हैं, उन सब के पास आदमी जाता है, गुहार लगाता है, वो मदद करते हैं उसकी। तो तानाशाही का मतलब ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गए, तानाशाही है। तानाशाही तो है। तानाशाही ये है नहीं क्या? अगर आप पत्रकार हैं, आप आज केंद्र सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाएं, उसके किसी गलत को गलत कहने की हिम्मत करें, उसके बाद ईडी आपके घर पे आके रेड मार दे, तानाशाही हुई कि नहीं हुई? तानाशाही हुई कि नहीं हुई? कोई पत्रकार अगर मेरे पास कुछ चोरी का है और रेड हुई तो सही है, हाँ, चोरी का है तो ठीक है, हाँ? पर खाली इसलिए क्योंकि आप किसी माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसी अपना कोई पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए काम कर रहे थे, आपके ऊपर अगर ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाए, जैसा देश के कई सारे पत्रकारों के ऊपर छोड़ा गया है। एक चीज बताइए, एक पत्रकार था, वो उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में, शहर में था, उसने एक वीडियो रिपोर्ट बनाई कि साहब देखो ये मिड डे मील का भाजपा राज में इतना घोटाला हो रहा है कि नून और रोटी बच्चों को खिलाई जा रही है मिड डे मील के नाम पे, कहां जा रहा है मिड डे मील का पैसा? उसके खिलाफ उसको पता नहीं कितने 3 महीने जेल में रखा गया। ये तानाशाही है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? ये मिसयूज ऑफ पावर है, बिल्कुल है। मिसयूज, उसको कोर्ट ने छोड़ा। तो अगर कोई पत्रकार, अगर कोई नेता तानाशाही का शिकार होगा तो तानाशाही को तो तानाशाही कहा जाएगा, उसको भगवत भक्ति थोड़ी कहा जाएगा। लेकिन आप इनको एक्सपोज कर सकते थे, और जैसे आपने जेल जाने से पहले ये कहा था कि मुझे धमकाया जा रहा है और मुझे बीजेपी के बड़े नेता का फोन आया, तुम बीजेपी में आ जाओ, अपने साथ कुछ विधायक ले आओ, सरकार गिरा दो, हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। कौन था वो आदमी? आप ये इस तरीके से एक्सपोज हो सकते हैं अगर ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो आपने कहा मुझे जेल के अंदर भी धमकाया गया कि अगर तुम केजरीवाल के साथ इसी तरह खड़े रहोगे तो तुमको जेल में सड़ा देंगे। देखो, जब मैं जेल में था तो मेरे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब मैसेज आते थे, और मेरी वाइफ के पास भी खूब मैसेज आते थे। मैं कोट एंड कोट कह देता हूँ, मनीष जी किस चक्कर में पड़े हुए हो, आपको पता नहीं है दोनों कितने लोग खतरनाक है, सड़ा देंगे मार के, जेल में मार के। मैंने उनको कहा भाई देखो ऐसा है, मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था आंदोलन में, ऊपर पंखा भी नहीं होता था। अभी तो जेल में कम से कम नीचे दरी मिली हुई है सोने को और ऊपर छत पे पंखा भी है, मैं आराम से हूँ, इसकी चिंता मत करो, सड़ा के मार डालेंगे, मार डालेंगे। लेकिन जब आप कहते हो कौन थे, अब इसमें क्या होता है ना सौरभ जी, कौन थे में तो कोई अपना ऐसा होता है जो हो सकता है आप जैसा कोई मित्र हो, मेरे जैसा, हाँ आप जैसा ही कोई मित्र हो भाई, जो उनके साथ भी उठता बैठता होगा, मेरे साथ भी उठता बैठता होगा, वही मैसेज लाता है। वैसा तो है नहीं अमित शाह जी एक दिन नॉक नॉक कहेंगे, नमस्ते मेरा नाम अमित शाह है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, वो किसी को भेजेंगे, बोलेंगे जी मैं अमित शाह से बात करा देता हूं, मैं बात करके आया हूं। तो ऐसे ही लोग होते हैं, तो इसी तरह के होते हैं लोग, आके कहते हैं भाई किस चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी वाइफ को इतना डराया लोगों ने, भाई साहब को समझाओ, भाई साहब को समझाओ। उसने कहा देखो जी ऐसा है, जिस दिन मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का साहस कर लेगा, उस दिन मुझे भी सोचना पड़ेगा कि इस आदमी के साथ रहना है कि नहीं रहना। मैंने पूछा उससे, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार इस तरह से बहुत चारों तरफ से चल करते हैं, और मैं इन कार्यकर्ताओं की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता फिर क्यों लड़ रहे हैं इतना, अगर मैं टूट जाऊंगा तो।
बोली इन कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो, इन कार्यकर्ताओं को क्या, मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर तुम इस तरह की चीज़ सोचोगे। मेरे बेटे को मैंने कहा कि यार तू बहुत परेशान हो रहा है, ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में बच्चों को अपने माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी, जेल में था मैं, उसने मुझको कहा कि पापा अगर आप मेरी चिंता करोगे इस कठिन समय में तो ये मेरी देशभक्ति पे सवाल होगा, ये मेरी देशभक्ति पे सवाल होगा कि मेरा बाप जेल में बंद होके इस बात में चिंता कर रहा है कि बेटा परेशान है, बेटा परेशान होगा तो होगा, आप उसकी चिंता मत करो, बेटा भी देशभक्त है। तो मैं तो गर्व करता हूं अपनी फैमिली पे कि उसकी वजह से, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से जो डटे रहे, वो भी मेरी फैमिली है, उनकी वजह से इन सब का मैं मुकाबला कर सका, इन सब के सामने मैं डट के खड़ा रह सका। मुझे अंदर से मुझे पता था कि भाई सच्चाई क्या है, तो अंदर से तो डर था नहीं, डरता वो है जो गलत करता है, उसको लगता है यार अब तो फंस गए, अब क्या होगा। आप अंदर से सच्चे हो, आपको बताए कि कुछ गलत तो किया नहीं है, सामने वाला तंत्रम कुछ कुछ कर रहा है, थोड़े दिन फंसाएगा, 10 दिन फंसाएगा, 10 महीने फंसाएगा, क्या कर लेगा, अंत में आ गए बाहर, आके जनता के बीच में है, जनता का प्यार लाड़ सम्मान खूब मिल रहा है, अब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। बातें तो आपसे 2 घंटे हो सकती हैं मनीष जी, लेकिन आपका समय आज चुनाव में कई जगह और लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप इंडिया टीवी चुनाव मंच पे आए, बहुत धन्यवाद आपका।